आइए, हम जो बात करने जा रहे हैं आज, आईटी में जो महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई है, इसको आप एक तरीके से करंट के रूप में भी देख सकते हो और आप जानते भी होंगे। एक शब्द है वेब। वेब नाम तो सुना ही होगा। इस वेब को ही हम क्या कहते हैं? WWW। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था इसके बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली ने इसके बारे में बताया था। काफी महत्वपूर्ण है ये WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। एक तरीके से इसकी कई पीढ़ियां हैं, ठीक है ना। इसमें लिखते जाइए, और तो मैंने आपको बता दिया था, लिख दीजिए चाहे। इसकी जो खोज की थी टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। इसका जो पहला वर्जन था, इसका जो पहला वर्जन था उसका नाम है वेब 1.0। 1.0 इसका पहला वर्जन है, वेब 1.0। इसका जो अन्य नाम है, इसे कहते हैं स्टैटिक वेब। स्टैटिक वेब के नाम से इसको जाना जाता है, स्टैटिक वेब के नाम से। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें लिखो, इसका निर्माण इसका निर्माण रीड ओनली वेब पेजेस से किया जाता है। ये ध्यान रखना, रीड ओनली वेब पेजेस से किया जाता है। और इसमें इंटरैक्टिव फीचर्स की कमी होती है। जो इंटरैक्टिव फीचर्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते हैं, लेकिन रीड ओनली वेब पेज के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। इसी कारण से आप इसको स्टैटिक वेब भी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो इसका जो पहला वर्जन था वो था वेब 1.0। इसी तरीके से जब इसका दूसरा वर्जन आया वो था वेब 2.0। वेब 2.0। वेब 2.0 इसका दूसरा वर्जन है। और ये जो वेब 2.0 है, इसका भी अन्य नाम है, इसे कहते हैं डायनेमिक वेब। जैसे पहले वाले को हम स्टैटिक वेब के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से जो ये वेब है, जिसको आप WWW भी कह सकते हो, उसका जो दूसरा वर्जन था वो है वेब 2.0। इस रूप में इसको देखते हैं। अब ये जो वेब 2.0 है, ये कैसे हुआ, क्या है इसमें, इसके नीचे एक लाइन लिखिए, यहां पर लिखिए, वेब 1.0 और 2.0 में
वेब 1.0 और 2.0 में मुख्य अंतर टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का है। थोड़ा सा इंग्लिश का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसमें हिंदी बिल्कुल कम है। टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का है। आप कह सकते हो दो तरफा प्रवाह, हिंदी में लिखना चाहो तो। मुख्य अंतर इनमें यही है, दो तरफा प्रवाह। चलें, अब इसमें एक बात हो रहा है, एक लाइन लिख दीजिए। वेब 2.0 में वेब 2.0 में वेबसाइट्स के साथ वेब 2.0 में वेबसाइट्स के साथ संवाद किया जा सकता है। कम्युनिकेट, संवाद किया जा सकता है। वेबसाइट्स के साथ संवाद किया जा सकता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन को इसके अलावा इंफॉर्मेशन को साझा कर सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन को साझा कर सकते हैं। क्लियर? बस इतनी सी बात आई। उसके बाद आ गया वेब 3.0। इसका जो तीसरा वर्जन है, वेब 3.0। 3.0 इसमें क्या था, जो सेंट्रलाइज्ड कंपनियां थी, केंद्रीय कंपनियां थी, उनके बगैर एक अलग ही परिकल्पना की गई, एक अप्रोच लाई गई। एक लाइन लिख दीजिए, एक नाम आगे आएगा, इसमें लिखो। इसमें इसमें डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, तथा तथा आपने नाम सुना होगा, एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। आगे बात करेंगे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो एक तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। देखिए, इसमें सेंट्रलाइज्ड कंपनीज, जो केंद्रीकृत कंपनियां हैं, इसमें सेंट्रलाइज्ड कंपनी के बगैर एक ऐसे विश्व मतलब सिस्टम, एक ऐसे विश्व की कल्पना की गई, एक ऐसे विश्व की कल्पना की गई
जहां लोगों के डाटा का नियंत्रण जहां लोगों के डाटा का नियंत्रण स्वयं उनके हाथ में होगा। अंडरलाइन करें। जहां लोगों के डाटा का नियंत्रण स्वयं उनके हाथ में होगा। अब आ जाइए, मेरी बात को समझिए, क्या था ये सारा सिस्टम। देखो, वेब के बारे में आप जानते हो, इसके कई वर्जन आए। देखिए, आईटी के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो समस्या होती है डाटा लीक। डाटा लीक की समस्या होती है। आपका डाटा कोई लीक कर देता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास डाटा है, तो आपका डाटा जब लीक हो जाता है तो आपकी सारी सूचनाएं उनके पास चली जाती है, तो उसका इस्तेमाल वो किसी भी रूप में कर सकते हैं। जो साइबर क्राइम की जो घटनाएं होती है वो डाटा लीक के कारण होती है। नहीं तो आपके मोबाइल में आपकी इजाजत के बगैर कैसे घुस सकता है वो? उसको कैसे पता कि आपका नाम ये है, आपका नंबर ये है? आपने देखा होगा कई फ्रॉड होते हैं, वो आपका पूरा डाटा बता देते हैं। आप यहाँ के रहने वाले हो, आप वैसे हो, होते हैं ना कई कि आते हैं, ये पूरा डाटा होता है उसके पास। ये आपका आधार कार्ड है, ये आपका आधार नंबर है, हम सब जानते हैं, आपके डाटा हमारे पास है। फिर आपको आपसे धीरे से वो ओटीपी ले लेता है। ओटीपी लेते ही खेल खत्म। तो डाटा लीक का है, जब पहला वर्जन आया तो इसमें यह कहा गया कि रीड ओनली वेब पेज, इससे इसको निर्माण किया गया। और कोई भी फीचर्स इसमें, इंटरेक्टिव फीचर्स जो थे वो नहीं थे, डाटा वगैरह सब ओपन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जैसे इसका दूसरा वर्जन वेब 2.0 आया, दो तरफा प्रवाह, टू वे ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों तरफ, आपके पास भी उनके तरफ भी, आपके पास भी डाटा सेव रहेगा, उनके पास भी डाटा सेव रहेगा, सारी बातें रही है। लेकिन जब इसका तीसरा वर्जन आया तो यहां पर क्या है, एक तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर दीजिए, कराऊंगा इसको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। डिसेंट्रलाइज मतलब आपका डाटा सेफ रहेगा, डाटा लीक नहीं होगा। ये देखो यहां कहा कि हम एक ऐसा विश्व बनाएंगे, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आपकी मर्जी के बगैर आपका डाटा नहीं लिया जाएगा। यहां जो विकेंद्रीकरण का मतलब जो होता है, तो मैंने यहां ऊपर लिखाया है, देखिए, ये जो डिसेंट्रलाइज है, इसको हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण। मैं चाहूंगा ये जो डिसेंट्रलाइज है, इसको आप थोड़ा सा साइड में निकालकर इसका अर्थ लिखिए आप, डिसेंट्रलाइज का। इससे आपको क्या समझने में आसानी होगी। देखिए इसका अर्थ क्या होता है। वेब पर कुछ भी प्रकाशित करने के लिए, आपको कुछ भी प्रकाशित करना है, कुछ भी प्रकाशित करने के लिए किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं होगी। इस सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं होगी। तथा इसका परिचालन सामूहिक रूप से ही होगा। तथा इसका परिचालन सामूहिक रूप से ही होगा। सामूहिक रूप से ही होगा।
चलो कॉमन होगा ये। आइए अब यहां पर हमारे सामने एक शब्द आ गया ब्लॉकचेन। हेडिंग डाल दीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपने कभी नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, है ना, क्रिप्टो करेंसी। कभी नाम सुना होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन ठीक है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। एक लाइन लिख दीजिए, यह एक ऐसी टेक्निक है जिससे जिससे बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। आगे चलकर हम बात करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, वर्चुअल करेंसी होती है। इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से आपको वो जीतनी होती है ना। आपके पास बिटकॉइन, वो ये क्रिप्टो करेंसी आ जाती है। ये क्या है, जैसे बिटकॉइन, बाइटकॉइन, इस प्रकार के कई नाम होते हैं। ज्यादा प्रसिद्ध बिटकॉइन है, इस कारण से बिटकॉइन चलता है, और वैसे ये बहुत प्रकार की होती है। तो इसको जीतना पड़ता है गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बिटकॉइन 2.5 लाख के बराबर होता है, तो आप खरीदारी कर सकते हो। एक तरीके से क्या है, ये एक आभासी मुद्रा है। हालांकि भारत में इसकी अनुमति नहीं है। भारत ने जो इसके समकक्ष जो खड़ा किया है, जो इसको नियंत्रण करता है, इसको जो कंट्रोल करता है, भाई हम अपना क्या करें, तो फिर उसने ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया है। एक लाइन और लिख दीजिए यहां पर, लिखिए, यह एक यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है। इसको आप ऐसे समझिए, बही खाता तो आप समझते हो ना, बही खाता क्या होता है, हिसाब रखा जाता है। सार्वजनिक बही खाता है जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन इसका एक पॉइंट है। पॉइंट यह है कि इस बही खाते का कोई भी निरीक्षण कर सकता है, पाबंदी नहीं, कोई भी निरीक्षण कर सकता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, इसके नीचे लिखो, इस बही खाते का इस बही खाते का कोई भी निरीक्षण कर सकता है, कोई भी निरीक्षण कर सकता है। कोई भी निरीक्षण कर सकता है, लेकिन लेकिन इसे लेकिन इसे कोई एक उपभोक्ता, कंज्यूमर, ग्राहक नियंत्रित नहीं कर सकता। अंडरलाइन करें, जो ऑप्शन के अंदर आया हुआ। कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा सार्वजनिक बही खाता है, डिजिटल बही खाता है, जिसमें क्या है, कोई भी निरीक्षण कर सकता है। आप भी देख सकते हो और कोई भी देख सकता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक इसको कंट्रोल करेगा, कोई भी एक कंट्रोल नहीं कर सकता इसको, कोई एक कंज्यूमर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इसकी खास बात है ब्लॉकचेन टेक्निक। एक बात और लिखिए, लिखिए, अब हमने कोई भी इसके जो एप्लीकेशंस है इसको बदलना है या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं कुछ भी एप्लीकेशन में, या उसको डेवलप करना है, तो ये किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना भी किया जा सकता है। एक लाइन लिख दीजिए, इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को, इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को बिना किसी व्यक्ति की, बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है, बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। विकसित किया जा सकता है अर्थात हम कह सकते हैं कि, अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्निक में, ब्लॉकचेन टेक्निक में, अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्निक में आ रहा है कैसे लिखा हूं, अर्थात हम कह सकते हैं कि, ये लिख दिया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्निक में स्वामित्व, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, को प्रूव करने, सत्यापित करने, मालिकाना हक को सत्यापित करने व स्थानांतरित करने के लिए किसी बैंक या सरकार की, किसी बैंक या सरकार की आवश्यकता नहीं होती है, किसी बैंक या सरकार की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है ये। चलिए जी, अब इसमें हमारे सामने एक शब्द आ गया क्रिप्टो करेंसी, हेडिंग डाल दीजिए। क्रिप्टो करेंसी, वैसे तो बोलचाल में आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा और बता देता हूं। पहली बात तो क्या है ये, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। एक तो आप कह सकते हो ये है इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक ई करेंसी है ना, ई करेंसी है। इसका मतलब ई करेंसी का मतलब क्या है, सारा मामला ऑनलाइन है, डिजिटल होगी। और इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये वर्चुअल करेंसी है, आभासी मुद्रा, वर्चुअल करेंसी।
आभासी मुद्रा है ये। आभासी मुद्रा है। इसमें लिखो, इसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की गणितीय प्रक्रियाओं को, मैथमेटिकल प्रोसेस, गणितीय प्रक्रियाओं को सोल्व करना होता है। विशेष प्रकार की गणितीय प्रक्रियाओं को सोल्व करना होता है। अर्थात इसे फिजिकली मतलब भौतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे फिजिकली, भौतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये कौन कौन सी होती है, लिख दीजिए। जैसे बिटकॉइन, अभी मैंने आपको बताया, लाइट कॉइन, हेवी कॉइन, ये होते हैं। ज्यादा चर्चा में ये है, ये चर्चित क्रिप्टो करेंसी। ये चर्चित क्रिप्टो करेंसी, ज्यादा चर्चा में ये। और इसकी जो खोज की थी या इसका जो विकास किया था, ये किया था सातोशी नाकामोटो ने। जापान के सातोशी नाकामोटो ने। चले, अब भारत का पक्ष क्या है। भारत ने क्रिप्टो करेंसी को भारत में अनुमति नहीं दी है, लेकिन भारत ने ये कहा है कि जो ब्लॉकचेन टेक्निक है, इसको भारत में विकसित किया जा सकता है। बाकायदा इसके लिए रतन बिट्ठल की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया। एक नई लाइंस लिखिए, भारत और क्रिप्टो करेंसी। भारत और क्रिप्टो करेंसी। देखिए, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है। ठीक, आइए। लेकिन फिर भारत ने क्या कहा है, इसको मान्यता नहीं दी तो भारत ने इलेक्ट्रॉनिक लेन देन तो चल पड़ा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन जो चल पड़ा है तो उसको सेव भी तो करना पड़ेगा। नहीं तो आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन घाटे का सौदा भी हो सकता है, साइबर क्राइम। इस संबंध में आप देख सकते हो
तो भारत ने ये कहा है कि सभी बैंकों को ये कहा है कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्निक है इसको आप विकसित करें। ब्लॉकचेन, इसको जरूर इसने कहा है। और ब्लॉकचेन टेक्निक क्या है आप देख लीजिए, इसका संचालन इस जैसी अन्य क्रिप्टो करेंसियों का संचालन करता है, ठीक है ना। और डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है, मतलब ब्लॉकचेन टेक्निक एक इस प्रकार का बही खाता है जिसमें लेन देन है, डिजिटल है, ठीक है। अब पता लग जाएगा, जैसे आपने मान लीजिए कहीं पैसे ट्रांसफर किए तो पता लग जाएगा भी इसको किए थे, ठीक है ना। कोई भी निरीक्षण कर सकता है, उसका लेना देना कर सकता है। कल को आप कोई अपराध करते हो तो आपकी लिस्ट पूरी निकाली जा सकती। तो यही कहा गया, सार्वजनिक बही खाता है, कोई भी निरीक्षण कर सकता है, जांच कर सकता है, आप रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते। लेकिन कोई भी एक कंज्यूमर उसको कंट्रोल करे ऐसा नहीं है। ऐसा कोई कंज्यूमर नहीं होगा, ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जो कि उसको कंट्रोल कर सके, नियंत्रित नहीं करेगा। आप देखिए, और लेकिन यदि इसको डेवलप करना है तो किसी व्यक्ति की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं है। जगह जगह पर आप देखिए, जो हम इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करते हैं इसके नए नए नियम आते हैं ना, नए नए नियम आते हैं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको इतना जीएसटी, ये फलाना दिखना। ये सरकार अपने नियम बना सकती है, इसके लिए किसी व्यक्ति की अनुमति आवश्यक नहीं है, इसके लिए इसको डेवलप किया जा सकता है। एक लाइन आप लिख दीजिए, यहां पे लिखिए, लिखिए भारत सरकार ने, भारत सरकार मतलब आरबीआई, आप ब्रैकेट में आरबीआई कर दीजिए, सरकार का ही बैंक होता है ये। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्निक को ब्लॉकचेन टेक्निक को विकसित करने के लिए, विकसित करने के लिए सभी बैंकों को कहा है। और इसके लिए रतन बिट्ठल की अध्यक्षता में, इसके लिए रतन बिट्ठल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। रतन बिट्ठल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। चलिए अब आइए, नेक्स्ट लिखिए, आईटी एक्ट 2002। आईटी एक्ट 2002, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2002। पहली बात तो यही क्वेश्चन कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नियम कब बना था, एक्ट कब बना था, वर्ष 2002 में। इसमें लिखिए यह है साइबर क्राइम व
ई कॉमर्स, साइबर क्राइम व ई कॉमर्स से संबंधित मामलों के लिए, से संबंधित मामलों के लिए भारत में प्राथमिक कानून है। प्राथमिक कानून है। चलें, अब आप देखिए, साइबर क्राइम आप जानते हो, पैसे निकल, ई कॉमर्स क्या होता है, आप अमेजन से सामान मंगाते हो, ठीक है ना, वो ई कॉमर्स होता है, ठीक है ना। कर लेंगे बाद में बात, इसमें साइबर क्राइम भी कर लेंगे अपने। ये क्या करता है, इसके साथ साथ जैसे साइबर क्राइम, इससे संबंधित बना इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को भी कानूनी मंजूरी देता है। कहने का मतलब ये है, ये कानून में लिखा हुआ है कि यदि आपने मुझे पैसे ट्रांसफर किए हैं तो ये हो गया, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं किए, ये कोई फ्रॉड है। पैसे ट्रांसफर हो गए मतलब हो गया, ये पक्का हो गया है कि मैंने आपको पैसे, आपने मुझे पैसे दिए या मैंने आपको पैसे दिए। ये इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मान्यता देता है। इसमें लिख दीजिए, यह है भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मान्यता देता है। चलें, आइए फिर लिखो, यह एक्ट डिजिटल हस्ताक्षर, समझ गए, डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं ना, मतलब आप ना जाओ तो भी अपने हस्ताक्षर भेज सकते हो। यह डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता देता है, मान्यता देता है। इसके माध्यम से इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को, इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को एक कानूनी फ्रेमवर्क, एक कानूनी फ्रेमवर्क प्राप्त होता है, कानूनी फ्रेमवर्क प्राप्त होता है। ठीक है, आइए जी, एक लाइन लिखिए, यहां पे लिखना, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर को जारी करने की प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर को जारी करने की प्रक्रिया को विनियमित, विनियमित मतलब रेगुलेटेड, विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण, एक प्राधिकरण
के नियंत्रण के गठन का निर्देश दिया गया है। निर्देश दिया गया है। इसके कहने का मतलब यह है कि हम जो क्योंकि हस्ताक्षर बहुत बड़ी चीज होती है, क्या पता किस रूप में खतरा, आपका साइन बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आपके साइन के माध्यम से पता नहीं क्या किया जा सकता है, आपके खाते से पैसे निकलवाए जा सकते हैं साइन के माध्यम से, बशर्ते आपको करना आना चाहिए। बिल्कुल निकाल सकते हो आप, किया जा सकता है। अब डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा है, हैंग कर ले, आपके आर्टिफिशियल किसी भी तरीके से कर ले, तो उसने कहा कि इस एक्ट में ये बात कही गई कि इसे रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी का गठन होना चाहिए, उसके नियंत्रण में ये बात होनी चाहिए। ये बात इस आईटी एक्ट 2000 के तहत कही गई है। ये है सारी कहानी। एक छोटा सा हेडिंग डालिए, देखिए डिजिटल हस्ताक्षर, स्टार डाल के लिखो। डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर। इसमें लिखिए, यह कंप्यूटर पर आधारित यह कंप्यूटर पर आधारित एक ऐसा रिकॉर्ड है, कंप्यूटर पर आधारित एक ऐसा रिकॉर्ड है जिससे पहचान सुनिश्चित होती है। यह कंप्यूटर पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसके माध्यम से पहचान सुनिश्चित होती है। सुनिश्चित होती है। यह हस्ताक्षर यह सुनिश्चित करता है कि यह हस्ताक्षर यह सुनिश्चित करता है कि मैसेज या डॉक्यूमेंट मैसेज या डॉक्यूमेंट अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, नॉन चेंजेबल। अपरिवर्तनीय है। वही बात है, जैसे मान लीजिए आपको अपने गांव में किसी कागज पर साइन करना है, ठीक है, और आपके साइन के बगैर उस कागज को मान्यता नहीं मिलेगी। तो आपके पास एक माध्यम होता है डिजिटल हस्ताक्षर, तो आप डिजिटल रूप से अपना वो हस्ताक्षर भेज सकते हो, वो यहां हो गया। अब जैसे ही आपका डिजिटल रूप से ये हस्ताक्षर हो गया, इसका मतलब आपने ये बता दिया कि ये जो मैसेज है या डॉक्यूमेंट्स है ये अपरिवर्तनीय है, अर्थात मैं इसे स्वीकार करता हूं। ये होता है डिजिटल हस्ताक्षर। देखिए, हम ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, बात वही है, हस्ताक्षर की बात वही है, लेकिन ये क्या है, यहां पर कंप्यूटर आधारित आ गया, आप उसके सामने नहीं हो, सामने नहीं हो। आपने तो यहां से भेज दिया कि मैं सेंड कर रहा हूं, हो गया बात, ठीक है ना, वहीं पर अटैच करके आपने
उसको भेज दिया डिजिटल रूप से, आपके हाथ में कलम नहीं है, ऐसे नहीं चलाया आपने, वो किए अटैच कर दिया, मान्य होगा ये, गवर्नमेंट इसको मान्य मानती है। लेकिन वही बात है, इसमें ये भी बातें कही गई है आईटी कानून के तहत कि ये जो भी प्रक्रिया है डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित, इसको एक अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाना आवश्यक है, नहीं तो इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि यदि हम किसी भी चीज को रेगुलेट नहीं करेंगे, आप देख लीजिए, रेगुलेट नहीं करेंगे तो उसके दुष्प्रभाव या उसके जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। और चाहे आप किसी भी तरीके से कह सकते हो कि यदि इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो फिर इसमें क्या होगा, जैसे धोखाधड़ी के मामले, जालसाजी के मामले, जाली दस्तावेज वगैरह ऐसे तैयार किए जा सकते कि भाई इसने तो कर दिया था ये। ठीक, तो ये था जी आपका डिजिटल हस्ताक्षर। आज अपने इतनी ही बात करें, थोड़ा सा मुझे लगा कि आज थोड़ा सा जटिल है, चीजें लगी होगी, लेकिन आपको बता दूं डिजिटल हस्ताक्षर पर क्वेश्चन आया हुआ है, आईटी कानून पर आया हुआ है, क्रिप्टो करेंसी पर आया हुआ है, बिटकॉइन पर आया हुआ है, इन पे क्वेश्चन आए हुए। कुछ भी चीज यदि ना समझ में आई है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि ये थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि नई चीजें हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्निक है, भारत ने ब्लॉकचेन टेक्निक को तो कहा है कि हम इसे विकसित करेंगे, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको भारत ने नहीं माना है, उसको नहीं मान रहे। हाँ, हम जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करते हैं उसके लिए आप ये ब्लॉकचेन चेन को अपने तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक, आगे की बात कल करेंगे।